नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आपको एक डायलॉग याद होगा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। उनके बंगले के कुछ नए दस्तावेज आज सामने आ गए। आज पता चला कि मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले में देसी मकराना मार्बल लगने का अप्रूवल हुआ था, लेकिन लगा दिया गया वियतनाम का इंपोर्टेड डियोर मार्बल। वैसे तो केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके घर के अंदर का वीडियो बाहर आता नहीं। केजरीवाल के करीबी भी बताते हैं कि सीएम के बंगले के अंदर जाना बहुत मुश्किल काम है। शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो उनके घर के अंदर बड़े आसानी से आम लोगों को भी एंट्री मिलती थी, लेकिन केजरीवाल के घर पर नियम बहुत सख्त हैं। पिछली बार केजरीवाल के घर के अंदर कैमरा तब गया था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उनसे मिलने आए थे। आज पता चला कि विदेशी मार्बल तो केजरीवाल ने गेस्ट रूम में भी लगवा रखा है। केजरीवाल ने खुद को बचाने के लिए क्या किया, मोदी का नाम क्यों लेने लग गए और कौन सा वीडियो फैलाने लगे, बंगला चमकाने में करप्शन हुआ क्या नए सबूत मिलने लगे हैं, आपको दिखाते हैं एक बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगले में फंसे केजरीवाल खुद को बचाने के लिए बुन रहे हैं नया जाल। 45 करोड़ के सवाल से भागे केजरीवाल। 45 मिनट तक मोदी को क्यों सुन रहे थे? केजरीवाल ने अपनी पार्टी को क्या ट्यूशन पढ़ाया? मोदी के नाम पर क्या पर्चा छपवाया? 8 लाख का पर्दा लगवाकर बेपर्दा हुए केजरीवाल कहां चुपचाप बैठे हैं और आगे किसको कर रहे हैं? क्या केजरीवाल राजरोग का शिकार हैं? राजरोग के कैसे लक्षण केजरीवाल में मिले हैं? केजरीवाल महल के खुलासे पर 24 घंटे से ज्यादा हो गए। केजरीवाल एक बार भी कैमरे पर नहीं आए। हां, केजरीवाल महल के भीतर केजरीवाल की यह एक आखिरी तस्वीर जरूर दिखाई दी। केजरीवाल की ट्विटर टाइमलाइन पर ट्वीट्स तो कई सारे दिखे। महल पर मचे बवाल पर बिल्कुल सन्नाटा दिखा। उन्होंने एक शब्द तक नहीं लिखा। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस मोदी पर शिफ्ट हो गया है? अजब अलबेली, केजरीवाल की पार्टी कौन सी पहेली सुलझा रही है? केजरीवाल के महल का कौन सा सच छिपा रही है? क्या केजरीवाल का राजयोग अब राजरोग बन गया है? इसीलिए आम से खास बने केजरीवाल के कैंप में इतना सन्नाटा पसरा है। पहले केजरीवाल महल ट्रेंड होना शुरू हुआ, फिर केजरीवाल एक्सपोज्ड वायरल हो गया। बीजेपी पूछ रही है, लाखों का पर्दा लगवाया, पर्दे के पीछे क्या छिपाया? बीजेपी ताना मार रही है, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा के बाद 45 करोड़ के घर में रहूंगा वाले पोस्टर बांट रही है। लेकिन केजरीवाल मुंह पर टेप चिपकाए बैठे हैं। ये नहीं बता रहे कि अपने महल में रिमोट से खुलने वाले 8 लाख के पर्दे क्यों लगवाए, वियतनाम से 6 करोड़ से ज्यादा के मार्बल क्यों मंगवाए। ये नहीं बता रहे कि केजरीवाल महल में बने सेंसर से लेस टॉयलेट में 8 लाख से ज्यादा कीमत के 2 कमोड क्यों फिट करवाए। ये तक नहीं बता रहे कि रिमोट से चलने वाले स्मार्ट फैन, स्मार्ट लाइटिंग की सेटिंग क्यों करवाई। ये भी छुपा रहे हैं कि स्टीम ओवन, माइक्रोवेव, बारबेक्यू, चारकोल ग्रिल से लेस किचन पर 1 करोड़ से ज्यादा क्यों लुटाए। केजरीवाल की पार्टी इस वक्त एक ही मिशन पर काम कर रही है। महल पर मचे बवाल पर कुछ मत बोलो, उल्टे मोदी को टारगेट करो। पहले एक ट्वीट करो, फिर दूसरा नैरेटिव सेट करो। बस किसी तरह मोदी का नाम जपो। केजरीवाल महल वाले मामले को पूरी तरह डाइवर्ट करो। चौथी पास राजा की इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ा है और ये अध्याय है चौथी पास राजा, देश के राजा के ऐशो आराम की। ये देश का राजा, चौथी पास राजा, इनके लिए जो महल बनाया जा रहा है, वो महल शायद शाहजहां ने भी जब ताजमहल बनाया था तब इतना पैसा नहीं खर्च किया गया होगा जो इस राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। 24 घंटे की टाइमलाइन चेक कर लीजिए। पिछले 24 घंटे में आम आदमी पार्टी ने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, लेकिन किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल महल पर उठे सवालों पर एक भी टीका टिप्पणी नहीं की। ऑर्डर ऊपर से आया है, सीधे महल के अंदर से कॉन कॉल हुई है।
क्या कहा गया? पहलवानों का मुद्दा उठा दो। मोदी के खिलाफ चौथी पास राजा वाली फेक कहानी सुना दो, हैशटैग घुमा दो। 45 करोड़ के महल की इनसाइड स्टोरी मत बताओ। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, दूध, सीएनजी सबका रेट बताओ। बस केजरीवाल महल के रेनोवेशन का रेट मत दिखाओ। यह पूरी स्क्रिप्ट ही केजरीवाल की है। आम आदमी पार्टी बस उनके इशारों पर काम कर रही है। मकसद ही यह है कि मोदी मोदी करके महल वाले मुद्दे को ही रफा दफा कर दो। इस चौथी पास राजा को इस देश के एक छोटे से सूबे के एक छोटे से मुख्यमंत्री से डर भी बहुत लगता है। इस छोटे से सूबे के छोटे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, और उस मुख्यमंत्री से इस राजा को, चौथी पास राजा को बहुत डर लगता है। आज ये राजा अपने देश के एक छोटे से सूबे और उस सूबे के छोटे से मुख्यमंत्री के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। लेकिन इस बार केजरीवाल बुरी तरह फंस गए हैं। पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल की पार्टी मोदी के पुराने वीडियो खंगाल रही थी, लेकिन अब खुद केजरीवाल के पुराने वीडियो मोबाइल पर घूमने लगे हैं। अजब अलबेली और अब एक पहेली बनती हुई पार्टी की राजकीय करामात सबके सामने है। राजयोग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग आता है। यह राज रोग कितनी जल्दी, कितना संक्रामक हो जाएगा, यह शायद दिल्ली और देश की जनता की समझ से बाहर था। आज वह राजरोग उनकी सरकार, सरकारों के विभाग, पार्टी, संगठन से होता हुआ घर के अंदर तक पहुंच गया। 2000 रुपए में मिलने वाली कालीन 20 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, यानी 1000 गुना। मजाक में कभी कभी कहा जाता था ना, अरे साहब जब नवाब साहब का महल बनेगा ना तो अरे छोटा मोटा काम करने वाले भी लखपति हो जाएंगे। आज तो लगता है कि अगर 1 करोड़ का पर्दा है, करोड़ों की टाइल्स है, तो टाइल्स लगाने वाले भी करोड़पति हो गए, पर्दे वाले भी करोड़पति हो गए, पंखे भी लाखों के लग गए। ये मान्यवर, ये कौन सी हवा आपको लगी कि लाखों रुपए के पंखे की ही हवा आपको चाहिए थी? और ये कौन सा पर्दा था 1 करोड़ रुपए के? ये कौन से पर्दे को छुपाना चाहते थे? ये बात सबके सामने होनी चाहिए। अब टोपी भी गई है, मफलर भी गया है, पर उसके साथ साथ मुख का मुखौटा भी उतर गया है। केजरीवाल महल के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, चौंका देने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। पहले 27 पन्नों में 45 करोड़ के महल का राज था, अब 348 पन्नों वाला पर्चा सामने आया है। केजरीवाल के घर के एडिशन और ऑल्टरनेशन के लिए जो टेंडर जारी किया गया, उसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क्स का एस्टिमेटेड कॉस्ट था 7,61,06,671 रुपए, और यह काम 6 महीने में पूरा होना था। लेकिन केजरीवाल ने नया बंगला खड़ा कर दिया और कॉस्ट बढ़ते बढ़ते महल पूरा होने तक 45 करोड़ तक पहुंच गया। सबूत आपके सामने है, गौर से पढ़िएगा। जो पहला टेंडर दिया गया था उसमें डेडलाइन है 6 महीने और कॉस्ट है 7,61,06,671 रुपए। केजरीवाल के घर के ऑल्टरनेशन के लिए मकराना मार्बल लगाने की सलाह दी गई थी, प्रूफ आपके सामने है। इसकी कीमत भी फिक्स की गई। कहा गया कि 700 रुपए पर स्क्वायर फीट से कम का मकराना मार्बल मत लीजिएगा। सीएम का घर है। नोट करने वाली बात यह है कि 700 रुपए पर स्क्वायर फीट की बात हुई, लेकिन उसमें भी 50 रुपए बढ़ा दिए गए। अगर इसी रेट पर मकराना मार्बल लगाए गए होते तो खर्च आता 82 लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा। लेकिन केजरीवाल के महल में लगा क्या? लगा डियोर का मार्बल। केजरीवाल महल में खींची गई इस तस्वीर में आप सफेद रंग के जिस मार्बल को देख रहे हैं, वही है डियोर का महंगा मार्बल। एडिशन और ऑल्टरनेशन के नाम पर तय रकम से आगे बढ़कर केजरीवाल महल के लिए मार्बल पर एक्स्ट्रा खर्च किया गया। जो काम 82 लाख में निपट जाता, वो करोड़ों तक कैसे पहुंचा, अब ये देखिए। फ्लोरिंग के लिए जिस व्हाइट डियोर मार्बल स्टोन का इस्तेमाल हुआ, उसकी क्वांटिटी 1000 थी। पर यूनिट कीमत थी 11,510 रुपए, और अगर इसे कैलकुलेट कर दिया जाए तो कीमत हो जाती है
1,15,10,750 रुपए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको केजरीवाल महल के आलीशान वॉशरूम की ABCD बताते हैं। केजरीवाल जिस तरह खुद को बहुत इंटेलिजेंट बताते हैं, उसी तरह उन्होंने अपने महल के टॉयलेट के लिए भी इंटेलिजेंट सिस्टम लगवाया था। नाम था इंटेलिजेंट वेस्टर्न कमोड। कागज को गौर से देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस वेस्टर्न कमोड को जबरन बीच में घुसाया गया है, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर है ही नहीं, जबकि सबकी बाईं तरफ नंबर साफ साफ दिख रहे हैं। केजरीवाल के महल में तो किसी की एंट्री अलाउड नहीं है, लेकिन हम एक रिप्रेजेंटेटिव वीडियो की मदद से आपको यह जरूर बता सकते हैं कि केजरीवाल का इंटेलिजेंट वेस्टर्न कमोड है कैसा, दिखता कैसा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, सब कुछ रिमोट से ऑपरेटेड है। एक बाथरूम में लगे एक कमोड की कीमत 4,27,872 रुपए है और ऐसे 2 बाथरूम हैं, यानी 2 कमोड के हो गए 8,55,744 रुपए। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि केजरीवाल महल में लगे स्मार्ट टॉयलेट कमोड सीट में सेंसर लगे हुए हैं। वो रिमोट से चलता है। रिमोट से ही कमोड की सीट एडजस्ट की जा सकती है। कमोड का कवर उठाना है तो बटन दबा दो, सीट उठानी है तो बटन दबा दो। इतना ही नहीं, इको फ्लश, फुल फ्लश, सीट टेम्परेचर सेट करने का सिस्टम, पानी का टेम्परेचर सेट करने का सिस्टम, यहां तक कि पानी का प्रेशर कितना आएगा, सब कुछ सेट किया जा सकता है। अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, आपकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर हुआ अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। फाइनेंशियल रूल का पालन नहीं करना, 1000 गुना कीमत की कालीन लेना, 1 करोड़ रुपए का कंसल्टेंट और 9,99,00,000 रुपए की कैलकुलेशन, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। आपको यह जानकर भी ताज्जुब होगा कि केजरीवाल महल में लगे पर्दे भी फुल्ली मोटराइज्ड हैं। साधारण भाषा में कहें तो ऑटोमेटिक हैं। रिमोट का बटन दबाओ, पर्दा हटाओ। रिमोट दबाओ, लाइट जलाओ। केजरीवाल महल में इसके लिए 87 लाख से ज्यादा की रकम खर्च हुई है। वॉशरूम में हॉट वाटर जनरेटर लगाया गया है, जिसकी कैपेसिटी 450 लीटर है। ऐसे टोटल 4 हैं। एक की कीमत 2,01,642 रुपए है और बाकी 3 की कीमत 17,35,191, यानी टोटल हो गए 19,36,833 रुपए। 6,36,31,743 रुपए का खर्च तो ऐसा है जो किसी को समझ में नहीं आएगा कि उसे खर्च कहां और किस लिए किया गया। ऐसा व्यक्ति जो पाप भी करे, अपराध भी करे और लोगों को आंखें भी दिखाए, तो तुम सब कुछ करो, तुम घुसने क्यों नहीं दे रहे हो? आपके घर में अगर कोई मीडिया जा रही है तो उसके सामने इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्यों लगा रखे हो? मैं भी तो सांसद हूँ, मेरा घर खुला हुआ है। अभी तो कुछ मीडिया के लोग गए भी थे और मैं इंडिया टीवी को भी आमंत्रित करता हूँ। फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैं आम आदमी हूँ? फिर 5 रुपए की कलम क्यों लगाते हो? फिर वो जो 20 रुपए की चप्पल क्यों पहनते हो? ये जो धूर्तता वाली, लोगों को भ्रमित करके इस कुर्सी पर बैठने की जो आपने पाप किया है, उसको चैलेंज कर रही है दिल्ली की जनता, अब छोड़ेगी नहीं। उस व्यक्ति का ये दुस्साहस देखिए कि एक प्रधानमंत्री जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र का प्रमुख है, एक प्रधानमंत्री के आवास पे केवल घर नहीं होता है, एक प्रधानमंत्री के आवास में वो सुरक्षा के सारे इंतजाम होते हैं। जरूरत पड़ने पे वहां पे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री के घर से तुलना करते हो? वो प्रधानमंत्री अपने किचन का खर्च खुद उठाता है। अरविंद केजरीवाल, तुम दिखा सकते हो अपना किचन और अपना खर्च खुद उठा रहे हो? वो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने जिस कमरे में, जिस घर में रहते हैं, वहां का सारा खर्च किचन का प्रधानमंत्री खुद उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, शर्म नहीं आती है तुमको तुलना करते हुए?
और तुम वियतनाम का मार्बल पे चलते हो। एक फ्लोर पर 3 रूम है, जिसमें अटैच टॉयलेट के साथ ड्रेसर है, एक रिसेप्शन एरिया है, एक वेटिंग रूम है, एक ड्राइंग रूम है और यहीं पर लगा है वो पर्दा जिसकी चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। किचन डाइनिंग रूम में सिटिंग कैपेसिटी 16 लोगों की है। लिफ्ट, पैंट्री, सीढ़ी सबकी व्यवस्था है। जिम, स्टोर रूम, पूजा रूम सबकी व्यवस्था है। यहां पर जिस पूजा रूम की बात हो रही है, हमने उस दुकान को भी ढूंढ लिया जहां से मिसेस केजरीवाल ने मंदिर की शॉपिंग की थी। आप भी सुनिए दुकानदार ने क्या कहा है। 45 करोड़ की साज सज्जा के बाद अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को लगा कि अब घर में एक बड़े मंदिर की जरूरत है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली के एक मार्केट में पहुंचे, मार्बल मार्केट में पहुंचे और इस दुकान पर आकर उन्होंने एक बड़े मंदिर का चयन किया। इस वक्त हम उसी मार्केट में, उसी दुकान में मौजूद हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आई और उन्होंने सबसे महंगा मंदिर का ऑर्डर दिया। ये वो मंदिर है, इस तरह का वो मंदिर था जिसका ऑर्डर दिया गया और इसी तरह का मंदिर जो है इस वक्त अगर खबरों की माने तो अरविंद केजरीवाल के घर में लगा हुआ है। हमारे साथ सुभाष जैन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि कब अरविंद केजरीवाल की पत्नी यहाँ पर आई थी और किस तरह की बातचीत उनसे उनकी हुई थी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कब बातचीत हुई थी और कब वो आए थे यहाँ? करीब साल सवा साल पहले आए थे और तब वो शायद रजौरी गार्डन वगैरह भी देख के आए थे और फिर कहीं से उनको रेफरेंस मिला था यहाँ का, तो यहाँ आके उन्होंने पसंद किया और उसमें कुछ एडिशन ऑल्ट्रेशन बताया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका मंदिर बनाया गया था और भेजा गया था। कितने लोग आए थे उस वक्त? 2 जने थे, एक कॉन्ट्रैक्टर टाइप के थे और एक सुनीता जी थी। बाद में हमें पता लगा सुनीता केजरीवाल जी थी। वो हमने जो हमारे पास अवेलेबल थे वो दिखा दिए थे उनको, फिर उन्होंने एक पसंद किया और कहा कि इस टाइप का और इसमें इस टाइप की हाइट वाइट बना के हमें चाहिए, तो वो हमने बना के उनको भेजा था। इसी तरह का मंदिर उन्होंने ऑर्डर किया था? जी, तकरीबन इसी टाइप का मंदिर था। अच्छा, अगर हम इस मंदिर की रेट की बात करें, अभी फिलहाल इसकी क्या रेट है? ये 1 लाख के आसपास का है सर। ये मंदिर 1 लाख के आसपास का है पूरा ये मंदिर, अगर ये पूरा ऑर्डर लिया जाए इसका? जी। अच्छा, तो ये मंदिर जब उन्होंने ऑर्डर दे दिया तो क्या उसके बाद घर में कहाँ फिट होगा उसको देखने के लिए आपको बुलाया गया? हाँ, एक बार ही हमने एक आदमी भेजा था, फिर हम भी गए थे और देखा था। आप जरा बता सकें कि अंदर की अगर बात कि कैसा है, अंदर जाने के बाद कहाँ पर मंदिर लगा था? उस टाइम तो उन्होंने लॉबी में रखवाया था, उसके बाद शायद कोई रूम में शिफ्ट कराया था बाद में, पहले लॉबी में रखवाया था। क्या ऐसा आपको लगा कि एक आम आदमी पार्टी का या आम आदमी का अगर हम बात करें तो ऐसा घर हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तो जैसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री निवास है या राष्ट्रपति भवन है, वैसे ये राजनिवास मुख्यमंत्री आवास था, तो भव्यता तो है ही। एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनने जा रही है तो भव्यता तो थी ही और उसी हिसाब से काम हो रहा था सारा। काफ़ी चीज़ ऐसी लग रही थी कि महंगी महंगी चीज़ें लगी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी अब सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि केजरीवाल महल पर सिर्फ 45 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं, इससे तो भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अब हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए के इतने सटीक कैलकुलेशन की क्षमता आपको कहां से हासिल हुई कि सीधे बिल्कुल उसी बॉर्डर लाइन पे रहे जहां आपको शायद टेंडर की भी जरूरत ना पड़े और अपने मन मुताबिक कर सकें। और मजे की बात है, इसके लिए कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया गया है। मतलब आपने कभी सोचा कि घर की साज सज्जा के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है जिसको 1 करोड़ रुपए दिए गए। अब वैसे कंसल्टेंट कौन है यह भी उनको खुलासा करना चाहिए कि आम आदमियों के बीच में कोई अपना आदमी तो नहीं है उस कंसल्टेंसी में। मगर आप सोचिए, मुझे लगता है उस कंसल्टेंट ने भी बड़ी मतलब दक्षता का परिचय दिया है कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए का उसने कैलकुलेशन करके बता दिया कि यह किया जा सकता है। यह साफ साफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुखौटे को बेनकाब करता। भ्रष्टाचार की आंच केजरीवाल तक न पहुंचे, इसीलिए आम आदमी पार्टी पिछले 2 दिन से लगातार रिवर्स मोड में बैटिंग कर रही है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्वीट में मोदी का ही नाम फिट कर रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब तो मोदी ने भी हिंट दे दिया है। विरोधी खेमा क्या कर रहा है, कैसे कैसे खर्च कर रहा है, कहां कहां महल खड़ा कर रहा है, सब ऑन कैमरा बता दिया है। हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क है।
करप्शन से लड़ाई में कितना तेजी आई है, ये पूरा देश देख रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल का जो त्रिशूल है ना, इस त्रिशूल ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया है। रेवड़ी शब्द समझ आ गया है। देखिए, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दी। इसको हासिल करने के लिए वो साम, दाम, दंड, भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी ने आज शहीद जवानों पर सियासत करने की कोशिश की। दोपहर 12 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी सरकार क्या कर रही है, 5 जवानों की शहादत हो गई है, बदला क्यों नहीं ले रही। जो नेता मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, आज उनको कुछ बातें सुन लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ही लाउड एंड क्लियर साउंड आ रही है। पाकिस्तान को पिछले 24 घंटे से लगने लगा है कि हिंदुस्तान कुछ ना कुछ करने वाला है। पाकिस्तान तो तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक का काउंटडाउन लगाकर बैठ गया है। तो क्या पुंछ में शहीद हुए जवानों के बलिदान का बदला तय है? बड़ी खबर किसी भी वक्त आ सकती है। पूरी रिपोर्ट देखिए। डर से थर-थर कांप रहा पाकिस्तान, बोला जल्द हमला करेगा हिंदुस्तान। मगर अब की दफा दे आर प्लान में कोई शुबा नहीं है कि इन्होंने बहुत तैयारी की है। दे गॉट वेरी वेल ट्रेन्ड आर्मी नाउ, दे गॉट बेटर इक्विपमेंट, दे गॉट मोर इक्विपमेंट। इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर। लेकिन ये मुमकिन है कि अगले साल जो है इलेक्शन से पहले, जिस तरह पुलवामा वगैरह में ये सारे वाक़यात हुए, बालाकोट हुआ, भारत इस किस्म की बेवकूफ़ी दोबारा कर सकता है। बीजेपी की जानिब से हम ये तवक्को रख सकते हैं कि इस किस्म का वाक़या दोबारा हो जाए। डिफेंस एक्सपर्ट हूं, डिप्लोमेट हूं या हो पाक आर्मी, भारत के हमले के डर से सबकी टांगें कांप रही कि अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान मुहमजुई करने का सोचता है, इरादा करता है, अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। इस्लामाबाद में मोदी का डर, दिन, तारीख, वक्त सब तय। अब तो बस हमला होना है। दुश्मन का प्लान ये है कि महीने के अंदर पाकिस्तान की जानिब आएगा, और ये आए बिस्मिल्लाह। हम तो 100 दफा ग़ज़वा हिंद का इंतजार कर रहे हैं। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिज कमिंग। लेकिन थोड़ा सा ख्याल ये है कि हमारी कौम तैयार नहीं है, नुकसान ज़्यादा उठाएगी, वरना इस जंग का अंजाम तो हमें मालूम है अल्लाह के फजल से। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे। पाकिस्तान में इन दिनों बस एक ही चर्चा हो रही है कि क्या भारत हमला कर देगा, क्या भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, क्या भारत फिर से पीओके और बालाकोट जैसी कार्रवाई करेगा। और पाकिस्तान में इस डर की वजह है ये तस्वीरें। पिछले हफ्ते पुंछ में हुए आतंकवादी हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हो चुका है। बताया जा रहा है कि हमला करने वालों में से 3 आतंकवादी पाकिस्तानी थे। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद समर्थित आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। पाकिस्तान को यह समझ में आ गया है कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है, इसीलिए अब एक साथ पाकिस्तान भारत की तरफ से हमले का राग अलापने लगा है। इन 3 प्रमुख चेहरों को देखिए। इनमें से एक हैं अब्दुल बासित, जो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। दूसरे हैं पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ। और तीसरे हैं पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ जैद हामिद, जो सोशल मीडिया पर लाल टोपी के नाम से बदनाम है। इन तीनों ने एक साथ भारत से हमले की आशंका जताई है। सबसे पहले आप पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट अब्दुल बासित को सुनिए।
लोग जो हैं ये भी कह रहे हैं, पाकिस्तान में लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि शायद इंडिया अटैक करने की उसमें है, सर्जिकल स्ट्राइक जो बालाकोट में एक बेवकूफ़ी की थी भारत ने। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस दफ़ा कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त SCO की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास है, G20 की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास है। तो जब तक ये सारी समिट्स वगैरह नहीं हो जाती उस वक्त तक कोई मैं कम अज़ कम नहीं देख रहा भारत की जानिब से कोई ऐसी बेवकूफ़ी मिस एडवेंचर। लेकिन ये मुमकिन है कि अगले साल जो है इलेक्शन से पहले, जिस तरह पुलवामा वगैरह में ये सारे वाक़यात हुए, बालाकोट हुआ, भारत इस किस्म की बेवकूफ़ी दोबारा कर सकता है। BJP की जानिब से हम ये तवक्को रख सकते हैं कि इस किस्म का वाक़या दोबारा हो जाए, लेकिन वो इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले होगा अगर हुआ तो भारत पाकिस्तान हमें कोई मसला नहीं है। हम चौकन्ना हैं। जो लोग ये ख्याल करते हैं, वो एक्स आर्मी चीफ के हवाले से कुछ बातें भी हो रही हैं कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो भारत के साथ जंग कर सके, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत को मालूम है कि वेयर डू वी स्टैंड, और जब अवाम में जज्बा हो तो फिर कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत उस मुल्क को कम अज़ कम शिकस्त नहीं दे सकती। अब्दुल बासित का यह बयान बता रहा है कि वो बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं, वो बौखलाए हुए हैं, उन्हें भारत का हमला साफ साफ दिख रहा है। बासित का दावा है कि भारत अभी तो पुंछ हमले का बदला नहीं लेगा, क्योंकि भारत के पास SCO और G20 की अध्यक्षता है। लेकिन अगले साल आम चुनावों से पहले भारत हमला कर सकता है, या फिर बालाकोट जैसी ही कोई एक और सर्जिकल स्ट्राइक प्लान कर सकता है। भारत के हमले की आशंका अकेले अब्दुल बासित को नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद को भी लगता है। सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि बड़ा हमला करेगा, जिसकी तैयारी भारत ने बहुत पहले से की हुई है। अब जो इलेक्शन 2024 में आ रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी पार्टी ने दोबारा हुकूमत बनानी है, और इसके लिए इनको एक बहुत बड़ी कामयाबी की जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ। वो कामयाबी अब बालाकोट की तरह से अंदर आके बम गिराकर भागने वाली बात नहीं है। अब वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं, और जो जंगी तैयारियां ये पिछले साल 1.5 साल से कर रहे हैं, ये उससे बड़ी हैं जो रूस ने की यूक्रेन पर हमला करने से पहले। यानी इससे अंदाजा कीजिए कि यूक्रेन ने जो जंगी तैयारियां 8-9 महीने की, उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर भारत ने जंगी तैयारियां की हैं, डिप्लॉयमेंट की है, एमुनिशन डंपिंग की है, ट्रेनिंग की है, ये रिवर क्रॉसिंग की और एम्फीबियस लैंडिंग्स की और एयरबॉर्न लैंडिंग्स की और बिहाइंड एनिमी लाइंस पैराड्रॉप करने की। कौन सी ऐसी मशक है जो इन्होंने नहीं की दुश्मन की, दुनिया की ताकतों के साथ मिलकर? लिहाजा इनके इलेक्शन में भी अब 6-7 महीने 8 महीने इनके पास विंडो है कि जिसमें इन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई करनी है, और जाहिर है कि इनका टारगेट जो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और वो रीजन्स हैं। असल में पाकिस्तान में हलचल तब से मची है जब से पाकिस्तान की सेना की हकीकत का पता चला है। खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी के पूर्व चीफ जनरल बाजवा ने पाकिस्तानी सेना को नाकाबिल बताया था। उन्होंने 20 से 25 पत्रकारों के सामने यह स्वीकारा था कि सेना के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। यह भी कहा था कि पाकिस्तानी सेना के टैंकों के पास डीजल नहीं है और तोपों के पास गोले खत्म हो चुके हैं। इस खुलासे के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अब पाकिस्तान की फौज भी खोखली धमकियों के साथ खुद को काबिल बता रही है और भारत से हमले की आशंका जता रही है। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया और वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है, और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। मैं यहां पर यह कहना भी जरूरी समझता हूं कि अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहिमजोई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हर तरफ भारत के हमले का शोर है। यहां तक कि पाकिस्तान की सरकार भी अपने सुप्रीम कोर्ट में भारत से हमले की आशंका जता चुकी है। पाकिस्तान की सरकार पर चुनाव करवाने का दबाव है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर हमने अभी चुनाव कराया तो भारत के साथ युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। यह भी हो सकता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ हमारे झगड़े का फायदा उठा ले। उरी और पुलवामा हमलों के बाद
भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की और इनकी पाकिस्तान को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। इसीलिए आज उसे भारत की इससे पहले की 2 सर्जिकल स्ट्राइक याद दिलानी जरूरी है। पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 29 सितंबर 2016 को। उरी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने एलओसी पार जाकर पाकिस्तानी आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए थे और उरी में शहीद हुए 19 जवानों की शहादत का बदला लिया था। इसी तरह से दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को अंजाम दी गई थी, जो एक एयर स्ट्राइक थी। भारतीय सेना ने एलओसी पार करके खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में स्ट्राइक की थी। जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। भारतीय लड़ाकू विमानों के इस हमले में 150 से 200 आतंकवादी मारे गए थे और इस तरह से भारत ने पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत का बदला लिया था। पाकिस्तान भारत की इस ताकत को जानता है, इसीलिए पाकिस्तान की पब्लिक को भी दिन रात जंग के ही सपने आ रहे हैं। लेकिन अपने आर्थिक हालात को देखते हुए उन्हें डर लग रहा है कि अगर जंग की नौबत आई तो वो भारत का मुकाबला कैसे करेंगे। इंडिया ने अटैक क्यों करना है हमारे ऊपर? सबसे पहली वजह क्या है? हमें अटैक तो हमारे अपने करके हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। आवाम का हाल देख लें, यहाँ पे 1000 आदमी जा रहा होगा, उनसे पूछ लें उनकी ईद कैसी गुजरी, उनके हालात कैसे हैं। 7 साल में जो मैं जॉब कर रहा था ओप्पो के अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कंपनी बंद कर रही है इस टाइम सारा कुछ। वज़ीर आज़म कह रहा है जी आपकी इंपोर्ट नहीं खुलनी। ओप्पो चाइना की कंपनी है। जी जी, चाइना की कंपनी। चाइना भी हमारे यहाँ से बंद कर रहा है, मतलब दूसरे कंट्री। वज़ीर आज़म हमारे जो ज़बरदस्ती के मुसल्लत किए हुए वज़ीर आज़म है ना, जिनको कभी कुछ पता ही नहीं है, जो 35 साल से वज़ीर ख़जाना कहता है मैं IMF को डील कर रहा हूँ, जिसको कख नहीं पता, कुछ नहीं पता। आजकल खबर ये चल रही है कि जैसे इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या शायद सर्जिकल हमारे पे अटैक कर सकता है। आपको लगता है कि इंडिया हमारे पे अटैक करेगा? इंडिया मुझे नहीं लगता है कि वो करेगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जिस तरह के हमारा मोस्टली बजट आर्मी की तरफ ही जाता है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने किया हम पे हमला तो हमने भी कर देना है, हमने पीछे नहीं हटना है। हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है, और हमारी जंग जो है ना वो इकॉनमी बेस्ड है। हम इम्पोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं, हमारे टैंक्स जहाज़ इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। पुंछ में हुए आतंकवादी हमले की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान हर हाल में श्रीनगर में अगले महीने यानी मई में होने वाली G20 के वर्किंग ग्रुप की बैठक को रोकना चाहता है। यह बैठक 20 से 22 मई तक होनी है। पाकिस्तान को डर है कि अगर यह बैठक हो गई तो कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाएगी। इसीलिए अब बिलावल भुट्टो से मांग की जा रही है कि वो SCO की बैठक में कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाएं। G20 को रोकना है आपने हर हाल में, हर मुल्क से बात करें कि जी आप वहां जाके नहीं कॉन्फ्रेंस कर सकते, और एक्चुअली यहां पर फिर हमें थ्रेट करना पड़ेगा कि आप अगर वहां पे गए तो कश्मीर हमारी प्रॉपर्टी है, कश्मीर डिस्प्यूटेड है, आप उसको सैंक्शन नहीं कर सकते कि जी आप 20 मुल्क जाएं और सारा मकबूजा कश्मीर इंडिया के हवाले कर दें, अपनी स्टैंप लगा दें कि जी आइंदा से आपका हो गया, हमें कोई एतराज नहीं, हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ पे आके। शंघाई कॉर्पोरेशन की इससे पहले हो रही है, पाकिस्तानी डेलीगेशन जा रहा है उसको अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो चाइनीज ग्रुप है, लिहाजा हमें जाना पड़ेगा मजबूरन। वो हमारे पास एक फोरम है कि जिसमें हम जाके सख्ती से बात करें, लेकिन हम भेज से तो पता नहीं वो क्या बात करेंगे। तो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जंग तो हमारे ऊपर आनी है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली हम मुकाबला नहीं कर जाना। अब बिलावल जो है वो जानशंकर का मुकाबला नहीं कर सकता है, ख्वाजा आसिफ जो है वो राजनाथ का मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत आना है। ये बैठक गोवा में 4 से 5 मई को होनी है। पाकिस्तानी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बैठक में बिलावल कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे और कुछ न कुछ लेकर जरूर जाएंगे। अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें, फिर आप ना उसके साथ उसे सही वो बढ़ाने की कोशिश करें।
मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ भुट्टो साहब को एक दफ़ा नहीं, बिलावल साहब को भी जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी स्ट्रेटजी से जो उनके नाना थे, जितने काबल, ज़ीरक, फहमो फरासत वाले और ज़हीन आदमी थे, इसी तरह उन लोगों से अपनी चीज़ें मनवा लेनी चाहिए और दोस्ती के जरिए, डायलॉग के जरिए हो सकता है। मैं 100% इसी बात से एग्री करता हूँ कि अगर लेट्स सपोज यहाँ से अटैक हो रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इससे हमारा नुकसान है। आप उनका नुकसान करेंगे, उनके 5 जवान शहीद होंगे, 10 होंगे, लेकिन बदले में हमारे यहाँ पे क्या होगा वो आप सोच नहीं सकते, और 75 साल से हो रहा है। असल में पाकिस्तान भारत के डिफेंस बजट पर बढ़े खर्च से भी घबराया हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है जहां रोटी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ भारत है जो अपने डिफेंस बजट को लगातार बढ़ा रहा है, अत्याधुनिक हथियार खरीद रहा है, अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, और इससे पाकिस्तान डरा हुआ है। हाल ही में स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की सालाना रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में अपने रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में भारत चौथे नंबर पर है। भारत ने अपने रक्षा बजट में एक साल में 6% की बढ़ोतरी की है। सिप्री के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में नंबर 1 पर अमेरिका है, उसका रक्षा बजट 877 अरब डॉलर का है। दूसरे नंबर पर चीन है जिसका रक्षा बजट 292 अरब डॉलर का है। 86.4 अरब डॉलर के साथ रूस तीसरे नंबर पर है और 81.4 अरब डॉलर के साथ भारत चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान इस लिस्ट में बहुत नीचे 24वें नंबर पर है, उसका रक्षा बजट 10.3 अरब डॉलर का है। लेकिन मौजूदा हालात में तो पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को रोटी खिलाने के भी पैसे नहीं हैं, वो रक्षा में कहां से खर्च करेगा? भारत जो है उसका डिफेंस बजट जो है वो 81.4 बिलियन डॉलर है, जबकि किताबों में हमने पढ़ा है कि 76 बिलियन डॉलर है। सो ये जो 81 बिलियन डॉलर है ये तो वो है जो अकाउंटेड है। अब इसके ऊपर कितना लग रहा है जो अक्सर ग्रांट्स की शक्ल में आता है। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है, यानी कि अगर पूरी दुनिया 100 रुपया लगा रही है डिफेंस के ऊपर तो इंडिया 6 रुपये डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। एक दफ़ा चलाने को पाकिस्तान के पास सब कुछ है, ठीक है जी। बाद में क्या होगा वो एक जारी बात है, एक और सिचुएशन है। फौजें, कोई भी दुनिया की जो फौज है वो कॉन्टीन्यूसली नहीं लड़ सकती अनलेस उनको पीछे से बैकिंग ना हो। कोई भी फौज के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, वेपनरी होती है, वो ये इतनी महीने डेढ़ के लिए, 30 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, डेढ़ महीने के लिए होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।